ये कहानी है सूरज राम की। कैसे वो एक मोची के बेटे से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कुर्सी तक पहुंचे। चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की जो जान है ना, वो एक पिता की इस एक लाइन में बसती है। बेटा, जो तुझे नीचा दिखाएं उन्हें अपनी मेहनत से जवाब दे। जरा सोचिए, यही वो जज्बा था जिसने एक बिल्कुल नामुमकिन से दिखने वाले सपने की नींव रख दी। तो हमारा पहला हिस्सा है गांव, जाति और एक अपमान। कहानी शुरू होती है यूपी के एक छोटे से गांव रामपुरा से। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि गांव के एकदम बाहरी छोर पर, मेन गांव से बिल्कुल कटकर, एक दलित बस्ती थी। मतलब ये सिर्फ कोई भौतिक दूरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी, पत्थरों जैसी मजबूत सामाजिक खाई थी, जहां इन लोगों को गांव के अंदर आने तक की मनाही थी। और इसी किनारे वाली बस्ती में रहते थे रामलाल और उनका बेटा सूरज। रामलाल पेशे से मोची थे, सुबह से लेकर रात तक बस जूते सिलते थे। लेकिन भाई, उनके सपने बहुत बड़े थे। और उनका बेटा सूरज, वो पढ़ाई में इतना तेज था कि गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर जी कोई भी सवाल पूछें तो सबसे पहला हाथ हमेशा सूरज का ही उठता था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सब बदल दिया। क्लास में एक मास्टर जी ने सूरज का बुरी तरह अपमान किया। उन्होंने सबके सामने कह दिया, अरे तू चमार का बेटा है, तू क्या पढ़ेगा, जा जूते सी। और पूरी क्लास हंस पड़ी। सूरज उस वक्त तो एकदम चुप रहा, लेकिन यही वो पल था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद आता है हमारा अगला पड़ाव, संघर्ष और पिता का त्याग। उस बेइज्जती के बाद सूरज ने रात दिन एक कर दिया। गांव में बिजली तो थी नहीं, तो वो मिट्टी के तेल वाली डिबरी के नीचे पड़ता था। और मेहनत देखिए, 10वीं में पूरे जिले में फर्स्ट आया। लेकिन ऊंची जाति के कुछ लोगों ने इसे बस एक तुक्का बोलकर मजाक उड़ा दिया। खैर, रामलाल ने ठान लिया था कि बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी, पड़ोसियों से पैसे उधार लिए और रात रात भर जाकर जूते सिलें ताकि सूरज शहर जाकर यूपीएससी की कोचिंग कर सके। ये एक पिता का अल्टीमेट सैक्रिफाइस था। अब जब सूरज शहर पहुंचा तो वहां का नजारा एकदम अलग था। यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। एक तरफ सूरज की असलियत थी, एक छोटा सा 8 बाय 8 का कमरा, जमीन पर बिछी एक चटाई, एक बल्ब और खाने में वही सूखी दाल रोटी। और दूसरी तरफ उसके साथ पढ़ने वाले अमीर बच्चे, जिनके पास महंगे कपड़े थे, लैपटॉप थे और शानदार टिफिन थे। मतलब ये सिर्फ पैसों का अंतर नहीं था, ये लिटरली 2 अलग अलग दुनियाओं का आमना सामना था। शहर की उस कोचिंग में भी भेदभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब बाकी लोगों को उसकी बैकग्राउंड का पता चला तो सबने खुलेआम कह दिया कि भाई, तू यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में सूरज को अपने पिता की वो बात याद आई, बेटा, हमारी जाति हमारी कमजोरी नहीं, हमारी आग है। बस इसी आग ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। फिर शुरू हुआ यूपीएससी का वो जान निकाल देने वाला चक्र। पहले साल प्रीलिम्स निकला, पर मेंस में अटक गए। दूसरे साल मेंस तो निकल गया, लेकिन इंटरव्यू में बात बिगड़ गई। और इधर गांव में तनाव के मारे रामलाल बीमार पड़ने लगे। उनके हाथों में इतना दर्द आ गया कि सुई पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। और इसी भारी प्रेशर के बीच सूरज ने अपना तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट दिया, और अब बस रिजल्ट का इंतजार था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले हिस्से की, एयर 14, एक नई सुबह। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे रोंगटे खड़े करने वाला पल है, रिजल्ट का दिन। सूरज ने कांपते हाथों से अपना रिजल्ट चेक किया और स्क्रीन पर जो नंबर दिखा वो था 14, ऑल इंडिया रैंक 14। दोस्तों, ये सिर्फ एक अंक नहीं था, ये दशकों के उस दर्द, अपमान और संघर्ष पर एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और पता है, इस जीत का सबसे भावुक पल क्या था? जब सूरज ने अपने बीमार पिता को फोन किया। उसने बस इतना कहा, बाबा, आईएएस हो गया। दूसरी तरफ से कोई शब्द नहीं आया, बस एक गहरा सन्नाटा और फोन पर एक बूढ़े लेकिन गर्व से भरे पिता के फूट फूट कर रोने की आवाज। यकीन मानिए, वो आंसू किसी भी शब्द से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थे। चलिए अब देखते हैं इसका आखिरी और सबसे दमदार हिस्सा, कलेक्टर की वापसी और बदलाव। 6 महीने बाद कहानी एक पूरा चक्कर लगा चुकी थी। सूरज की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका अपना गांव रामपुरा था। एक दिन गांव की उन्हीं कच्ची सड़कों पर, जहां कभी सूरज को दुत्कारा गया था, एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और सूरज नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में बाहर निकलता है। पूरा का पूरा गांव
वो लोग भी जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, एकदम सन्न और खामोश खड़े रह गए। और यहाँ जो हुआ ना, वो सच में कमाल था। भीड़ में वही मास्टर जी भी खड़े थे जिन्होंने उसे क्लास में अपमानित किया था। अब वो काफी बूढ़े हो चुके थे। सूरज सीधा उनके पास गया और बिना किसी घमंड के झुककर उनके पैर छुए। जब मास्टर जी ने रोते हुए अपनी उस पुरानी गलती के लिए माफी मांगी, तो सूरज ने बहुत ही सहजता से कहा कि मास्टर जी, आपका वो कड़वा अपमान ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। इसके बाद सूरज उस पूरी भीड़ को वहीं छोड़कर सीधा अपनी उस किनारे वाली बस्ती की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर वो अपने पिता रामलाल के पास गया और उसी कच्ची जमीन पर उनके पैरों के पास बैठ गया। ये उन छिले हुए हाथों को एक ट्रिब्यूट था, जिनकी वजह से आज वो इस कुर्सी तक पहुंचा था। सक्सेस के बाद भी अपनी जमीन से जुड़े रहने की इससे बेहतरीन मिसाल क्या हो सकती है। लेकिन सूरज सिर्फ अपनी जीत तक नहीं रुका। उसी दिन से उसने सिस्टम बदलना शुरू कर दिया। जानते हैं उसके पहले ऑफिशियल ऑर्डर्स क्या थे? पहला, 3 महीने के अंदर उस दलित बस्ती में पक्की सड़क, बिजली और एक स्कूल बनेगा। और दूसरा, जिले के किसी भी स्कूल में जाति को लेकर अपमान करने वालों पर तुरंत और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसने पक्का कर दिया कि जो दर्द उसने झेला है, वो अब कोई और बच्चा नहीं झेलेगा। उसी शाम जब सूरज बस्ती के बच्चों के साथ बैठा था, तो एक छोटे से बच्चे ने बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछा, भैया, क्या हम भी आईएएस बन सकते हैं? सूरज ने मुस्कुराकर उस बच्चे को वही गोल्डन रूल बताया जो उसके पिता ने उसे दिया था, कि बेटा, जो भी तुम्हें नीचा दिखाए ना, उसे अपनी कड़ी मेहनत से जवाब दो। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस यही 2 लाइनें गूंजती हैं, जय भीम, जय संविधान। ये कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारी पहचान हमारी जाति नहीं, बल्कि हमारी मेहनत होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज हाशिए पर खड़े इन लोगों का ये खामोश संघर्ष हमारे आने वाले कल के समाज को किस तरह से बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।